हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 टू 1990 के फर्स्ट पार्ट को कराने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर पढ़ें। उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर और लाइक डेफिनेटली करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर हमारे देश में 1950 से लेकर 1990 तक कैसे था। हम यहाँ 1950 से 1990 इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि 1990 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। तो उससे पहले आज़ादी के बाद और 1990 तक हमारे देश में एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म की और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की। लैंड रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उसका जो पॉइंट आता है वो है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जो हैं वो थे हमारे एग्रीकल्चर में ज़मींदार, जो कि गवर्नमेंट और एक्चुअल फार्मर्स के बीच का लिंक थे। फार्मर्स के बीच का लिंक थे। सरकार ने इनको ख़त्म कर दिया, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया ताकि गवर्नमेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फार्मर तक पहुंच सके, ताकि गवर्नमेंट की हर स्कीम, हर प्लानिंग या हर योजना का डायरेक्ट लाभ किसको मिल सके, फार्मर्स को। और फार्मर से वो डायरेक्ट जो रेंट के फॉर्म में या टैक्सेस अदर रेंट आना है वो इस तरीके से आए, इनके पास डायरेक्ट आए। ठीक है जी। उसके बाद है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग का मतलब यहाँ पे है मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग का मतलब यह छत होती है ना, जैसे सीलिंग, तो ये है मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट का यहाँ पे मतलब है लैंड होल्डिंग। किसी भी एक इंडिविजुअल और फैमिली के पास एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा लैंड नहीं होगी जितना कि वो एक्चुअल में कल्टीवेट कर सकते हों। और जो सरप्लस लैंड थी वो उनसे लेके रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी गई स्मॉल होल्डर्स और लैंडलेस फार्मर्स को। राइट स्टूडेंट्स। तीसरा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन होल्डिंग का मतलब है कि जो हमारी लैंड्स के टुकड़े टुकड़े थे वो फ्रेगमेंटेड थे। फ्रेगमेंटेड का मतलब है टुकड़ों में बिखरे हुए, कुछ एक हिस्सा यहाँ, कुछ दूसरा हिस्सा यहाँ पे है, अलग अलग जगहों में फैले हुए थे। तो उसको कंसोलिडेट किया गया, उनको इकट्ठा किया गया। उससे प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई ही हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई एंड उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी डिक्रीज हुई। राइट जी। अब अगली बात है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट पहले इलीगली रेंट, मनचाहा रेंट इलीगल तरीके से फार्मर से वसूल किया जाता था, फ्रॉम फार्मर्स बाय लैंडलॉर्ड्स, जिनको कि ज़मींदार बोलते थे, और जितना मर्जी रेंट उनसे चार्ज कर सकते थे। बट ये बाद में फिक्स कर दिया गया, नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप। इससे ज़्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकता कोई भी लैंड। राइट स्टूडेंट्स। तो हम अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे
कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या चीज़ है? कोऑपरेटिव फार्मिंग में इनकरेज किया गया फार्मर्स को कि वो इकट्ठा खेती करें। उससे क्या होगा? उनकी बारगेनिंग पावर्स इंक्रीज हो जाएंगी। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट्स एट अ लोअर प्राइस एंड sell their produce at a higher price। उसके बाद पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म का यहाँ पे मतलब ये है कि पूरी तरह से जो लैंड रिफॉर्म्स है वो लागू नहीं हुए। उसमें लैंड रिफॉर्म में ये था कि जितनी भी सरप्लस लैंड थी वो ज़मींदारों से लेके फार्मर्स को देनी थी। बट ज़मींदारों ने क्या किया? एक्चुअल कल्टीवेटर्स को वहाँ से भगा दिया और खुद जस्टिफाई किया कि जैसे वो खुद खेती कर रहे हैं, और साथ में कोर्ट में केस फाइल कर दिया, जिससे कि उनको टाइम मिल गया लैंड को अपने अदर रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफ़र करने का टाइम मिल गया। ठीक है जी, ट्रांसफ़र करने का उनको क्या मिल गया? टाइम मिल गया, और ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। और उसके बाद हम अब बात करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स की। टेक्निकल रिफॉर्म में हम पहले बात करेंगे HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन की। HYV टेक्नोलॉजी क्या है? इसको आपने स्टूडेंट्स जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इसका मतलब है ये इस तरीके के सीड्स हैं जो कन्वेंशनल वैरायटीज़ के सीड्स को रिप्लेस करते हैं। और ये स्पेशली किसके लिए थे? ये HYV सीड्स स्पेशली वीट, राइस, मेज, ज्वार एंड कॉटन के लिए थे। इससे क्या हुआ? ब्रेक थ्रू मिला और राइज इन प्रोडक्शन हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन। और इस ब्रेक थ्रू को क्या बोला गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन में दो फेजेस थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में सिर्फ फ्यू क्रॉप्स एंड फ्यू स्टेट्स तक को ही फ़ायदा मिला, पर इसमें मोर क्रॉप्स एंड मोर स्टेट्स को फ़ायदा मिला। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। एलिमेंट्स ऑफ HYV सीड्स। यूज़ ऑफ HYV सीड्स कैसे हुआ उसको हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करते हैं। यूज़ ऑफ HYV सीड्स, उससे हमें पता है हमारी प्रोडक्शन बढ़ी, मोर प्रोडक्शन। थ्रू आउट इंडिया। उसके बाद यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ से इट इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी, मतलब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी
इन्हेंसेस मतलब इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पर एकरेज प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ी। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, स्टेप्स ऐसे लिए गए टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीजेज एंड insects by using insecticides and pesticides। इससे हम फसलों को खराब होने से बचा सकते थे। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया गया ताकि हमारे खेतों में पानी को अच्छी तरह पहुंचाया जा सके, बिकॉज़ हमारी जो फसलें थी वो डिपेंडेंट थी रेन गॉड पे। फसल हो तभी होती थी जब अच्छी बारिश होती थी। तो सिंचाई के साधनों से हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके डैम्स बनाए, कैनाल्स बनाई, जिससे कि पानी को स्टोर किया जा सकता था और उसको खेतों तक पहुंचाया जा सकता था। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं 2 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला फेज, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो मिड 860 टू मिड 70s का फेज था। इसमें हमने ज़्यादातर कौन सी क्रॉप्स को लिया? उसमें हमने लिया वीट को एंड राइस को। और इसमें कौन से एरिया कवर हुए हमारे? इसमें एरिया कवर हुआ पंजाब, आंध्र प्रदेश, एंड तमिलनाडु। और फेज 2 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम वाइड स्प्रेड सारी कंट्री में। इससे क्या हुआ? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एकरेज भी बढ़ी। ये अदर स्टेट्स को भी इसका फायदा हुआ और लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स कवर की गई। राइट स्टूडेंट्स, ओके जी। अब हम आगे बात करेंगे गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन या स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या है? हमारे देश में जो उत्पादन करने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हुई। हमारी एग्रीकल्चर में एक सब्सटेंशियल चेंज आया जो बहुत बड़ी लॉन्ग पीरियड के बाद उस स्टैग्नेशन को ख़त्म कर रहा था। प्रोडक्टिविटी पहले अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बहुत ज़्यादा कम थी और उसके बाद ये हमारी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम अगर बात करें तो 1951 में 704 केजी पर हेक्टर आती थी और 2016-17 में ये आते आते 3216 केजी पर हेक्टर तक पहुंच गई है। ठीक है जी, तो इससे हमें फ़ायदा हुआ है। दूसरा, सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज। यहाँ सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज का मतलब है केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से हमें नो नीड ऑफ फैलोइंग। फैलोइंग का मतलब होता है एक फसल के बाद थोड़ी देर के लिए उस खेत को खाली छोड़ देना ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी दोबारा गेन हो जाए। बट केमिकल फर्टिलाइज़र ने इस टाइम पीरियड को ख़त्म कर दिया और हम एक के साथ दूसरी फसल या यूँ कह लिए कि डबल क्रॉपिंग पैटर्न पे चलने लगे,
जिससे कि ज़्यादा एरिया या ज़्यादा एकरेज हमें मिलने लगी। उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, अ सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केट सरप्लस। अब हम सबसिस्टेंस फार्मिंग में, जिसमें हम सिर्फ ओन सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही प्रोड्यूस करते थे, अब फार्मर्स ने उसको सरप्लस क्रॉप्स या आउटपुट के को बेच के प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हुआ। उसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अगले पॉइंट की बात करेंगे चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। चेंज इन फार्मर्स का आउटलुक भी चेंज हुआ। अब वो खेती को कमर्शलाइज्ड नज़र से देखने लगे, कमर्शलाइज्ड तरीके से देखने लगे। फार्मर अब उसको सिर्फ खेती बाड़ी को अपने सबसिस्टेंस के लिए ही नहीं, कमर्शियल वेंचर के लिए भी यूज़ करने लगे। राइट जी। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब होता है मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन हैज सब्सटेंशियली सो सब्सटेंशियल दैट इंडिया हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक। अब हमारे पास इतना ज़्यादा स्टॉक होने लगा कि हम उसको मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक को मेंटेन करने लगे। आत्मनिर्भर हम बन गए, हमें अब दूसरों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशेंट। जो गेन्स है ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो इम्पॉर्टेंट थे, ज़्यादा थे, पर इतने ज़्यादा सफिशेंट नहीं थे हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। या यूँ कह लीजिए कि अब हम डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की लिमिटेशन या उसकी क्या कमियां रह गई। कि सिर्फ इसमें सबसे पहली कमी है कि लिमिटेड क्रॉप्स को ही कवर किया गया। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें जैसे पल्सेस को, टी को कवर नहीं किया। ये बहुत बड़ी फसलें थी और इसको हमने कवर नहीं किया, सारी फसलों को कवर नहीं किया। कुछ फसलों तक, मेनली हमारा फोकस वीट, राइस तक ही सीमित रहा। उसके बाद अनइवन स्प्रेड उसका अनइवन रहा। कुछ रीजन्स जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु स्टेट्स तक ही रहा, बट ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाया। राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड लोगों को ही इसका फ़ायदा मिल सका, मतलब जो ऑलरेडी रिच फार्मर्स थे उनको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिला। इंस्टेड की जो मार्जिनल फार्मर्स थे उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उन सीड्स को, HYV सीड्स को खरीद सकें और जिससे कि उसका बेनिफिट वो हासिल कर सके, तो इनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। इकोनॉमिक डिवाइड, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन ने गैप को और वाइडर कर दिया रिच फार्मर और पुअर फार्मर के। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि जो अमीर किसान था उसके पास साधन थे, उसने सारी चीज़ें जल्दी ले ली, उसका वो अर्निंग करने लगा और उसके लोन भी चुका दिए टाइम पे। और बाकी जो लोन नहीं चुका पाए या जिनको उनका फ़ायदा नहीं मिला वो सुसाइड्स भी करते थे पीछे। और ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सीरियस चैलेंज है। अब हम आगे बात करेंगे कि
एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ कितनी ज़रूरी हैं और कितनी नहीं, वर्च्यू एंड वाइस, वर्च्यू मतलब गुड और कितनी बैड हैं। तो ये तो एक डिबेट का इशू है, पर मैं आपको इसको समझाता हूँ। एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ एक गुड एक अभिशाप कैसे है, बिकॉज इट पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। गवर्नमेंट को सब्सिडी जब देनी पड़ती है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, तो ये एक सरकार के लिए बर्डन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट। मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट का मतलब है कि सब्सिडी का फ़ायदा उन किसानों को भी मिलता है जिनकी उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब रिच फार्मर्स भी सब्सिडी लेते हैं, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है, उनको क्यों देना। और पुअर फार्मर्स को शायद उसको उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा जितना कि उनको चाहिए होता है। वेस्टफुल कंजम्पशन। सब्सिडी के नाम पे जब आपको गुड्स कोई भी चीपर मिल जाती है, इकोनॉमिकल मिलती है, तो उसका इस्तेमाल सही नहीं होता और उसकी कंजम्पशन ज़रूर से ज़्यादा कई बार वेस्टफुल भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सब्सिडी वर्च्यू है क्यों, वो क्या, इसका एक इशू ये है कि सब्सिडी बंद नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम ये कहते हैं कि अमीर किसान इसका फ़ायदा लेते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, या उन किसानों को इसका फ़ायदा मिलता है जिनको इनकी ज़रूरत नहीं है, बट उनको फ़ायदा इसका देने से रोकने से उल्टा नुकसान ये होगा कि जो डिज़र्व करते हैं सब्सिडी, उनको भी अगर सब्सिडी बंद कर देंगे तो उनका ज़्यादा नुकसान होगा। हो सकता है रिच फार्मर की पॉपुलेशन या उनका जो लिमिट है वो थोड़ी हो, पर गरीब किसान तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ना। ये 4, 5, 6, 7% लोग अगर फ़ायदा ले रहे हैं तो इनका फ़ायदा रोकने के लिए हम इनका नुकसान क्यों करें, इस लार्ज नंबर ऑफ जो पुअर फार्मर्स हैं उनका नुकसान क्यों करें। तो फिर हमें सब्सिडीज़ को बंद नहीं करना चाहिए। कोई 2-4 किसान या 2-4% अमीर किसान भी सब्सिडी का फ़ायदा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनकी वजह से गरीब किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको सब्सिडी मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि उसके पास सरकार की मदद के अलावा और कोई हल नहीं होता। नहीं तो वो फिर सुसाइड करने के रास्ते पे चलेंगे, उनको लोन पे नहीं हो पाएंगे और इसका गैप रिच और पुअर फार्मर्स का बढ़ता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ये टॉपिक एग्रीकल्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में इस चैप्टर का बाकी पोर्शन कराऊंगा। गुड लक।